नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में। मैं डॉक्टर महेश जोशी। प्रीवियस कई क्लासेस में मैंने टाइमिंग ऑफ मैरिज की अराउंड 9 टेक्निक्स डिफरेंट वीडियोस में भेजी, जिसका कि बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। एक मैंने वीडियो डाला जो जिस तरीके की मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि हस्बैंड वाइफ देखने में कैसे होंगे या उनका क्या स्टेटस होगा, उससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपलोड किया। अब मैं बात करने वाला हूं मैरिज से रिलेटेड अदर फैक्टर्स की, क्योंकि टाइमिंग ऑफ मैरिज तो मैंने बता दी क्योंकि उसकी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, मगर मैरिज की टाइमिंग का यूज तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आपकी कुंडली के अंदर मैरिज का प्रॉमिस है या नहीं है। मैरिज का प्रॉमिस का मतलब आपकी कुंडली देखकर हमें ये देखना है कि मैरिज होगी भी कि नहीं उस नेटिव की। मैरिज होगी तो वो क्या अर्ली होगी, जल्दी होने वाली है, मैरिज होगी तो क्या वो लेट होगी, इन सभी कॉम्बिनेशंस की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी कुंडली के अंदर हम किस तरीके से देखें कि उसमें मैरिज का प्रॉमिस है या नहीं, मैरिज के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं या नहीं। तो मैं अभी आपको बताऊंगा, उन्हें जो लोग सीखना चाहते हैं वो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं, और उनमें जो भी कॉम्बिनेशंस मैं बताऊंगा, ये सारे कॉम्बिनेशन आप अलग अलग जगह देखोगे तो वो आपको हजारों कॉम्बिनेशन डिफरेंट लोग बताते रहते हैं, उसको क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो जो एक सीखने वाला व्यक्ति है वो तो कुछ सीख ही नहीं पाता। क्लास 6 में भी आप देखोगे तो देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो आसानी से समझ में नहीं आते। मैंने ये कोशिश की है वो सब जगह से पढ़कर आपको ब्रीफ में बिल्कुल सटीक कॉम्बिनेशंस में आपको बताऊंगा, जिन्हें आप खुद देख सकते हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते और जो लोग एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए तो है ही। तो चलो हम देखते हैं, आज शुरू करते हैं। आपका प्रॉमिस ऑफ मैरिज और अर्ली मैरिज कॉम्बिनेशन, इन दोनों की हम बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे मैरिज से रिलेटेड सबसे जरूरी कंसेप्ट की। प्रीवियस काफी क्लासेस में मैंने डिफरेंट टेक्निक्स बताई कि हम टाइमिंग ऑफ मैरिज कैसे करेंगे। अब टाइमिंग ऑफ मैरिज का क्वेश्चन तभी अराइज होता है जब पहले हम चार्ट में देखें कि प्रॉमिस ऑफ मैरिज है या नहीं। प्रॉमिस से मतलब है कि नेटिव की मैरिज भी होगी कि नहीं होगी। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सबसे पहले हमें ये देखना है, जिसे हम प्रॉमिस ऑफ मैरिज कहते हैं। प्रॉमिस ऑफ मैरिज के लिए किसी भी कुंडली में किसी भी नेटिव की मैरिज देखने के लिए 2 चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक चार्ट होता है जिसे हम बर्थ चार्ट बोलते हैं, या जन्म कुंडली जिसे आप कहते हो, लग्न कुंडली भी बोलते हैं। और दूसरा एक कुंडली जरूरी हो जाती है जिसे हम वर्ग चार्ट बोलते हैं, डिविजनल चार्ट बोलते हैं, और वो चार्ट होता है D9 चार्ट। तो 2 कुंडलियों की जरूरत पड़ेगी, 2 चार्ट्स की नीड होगी हमें, एक D1 चार्ट और एक D9 चार्ट। प्रॉमिस देखने के लिए D9 चार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। मैरिज से रिलेटेड सभी मैटर्स के लिए हम D9 चार्ट को यूज करेंगे, सभी मैटर्स के लिए। D9 चार्ट मैरिज का D1 चार्ट में बर्थ कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली में जो 7वां भाव होता है उसे हम मैरिज का भाव मानते हैं, हस्बैंड या वाइफ का भाव होता है। उसी भाव की जो आपकी बिल्कुल गूढ़ रहस्य है वो आपके D9 चार्ट के अंदर मौजूद होते हैं। उस भाव की पूरी डिटेलिंग D9 चार्ट में मौजूद होती है। ये यदि शरीर है D1 चार्ट, तो D9 चार्ट उसकी आत्मा कह सकते हो आप। तो आपको 7वें भाव से रिलेटेड कोई भी चीजें बहुत डिटेल में जाननी है तो उसके लिए D9 चार्ट की जरूरत पड़ेगी। अब प्रॉमिस देखने का क्या तरीका है? सबसे पहला मेथड होता है प्रॉमिस देखने के लिए हम D1 चार्ट को देखेंगे। D1 चार्ट में आपको क्या क्या देखना है? एक तो हमें देखना है 7वां भाव। इस भाव का स्वामी मींस लॉर्ड ऑफ 7th हाउस और मैरिज का कारक वीनस। वीनस मैरिज का कारक होता है मेल के लिए, और फीमेल के लिए जुपिटर कारक मानते हैं बहुत लोग, मगर वीनस को भी आप कंसीडर करके चलें। ये 2 कारक हो गए, और वीनस मतलब कारक से 7वां भाव भी आपको देखना है। तो यहां पर इस कुंडली में यदि मैं देखना चाहूंगा तो उसको समझाऊंगा 7वां भाव ये हो गया, इस भाव को देखेंगे। इस भाव का स्वामी या लॉर्ड ऑफ 7th हाउस तो 12 साइन है, 12 साइन का लॉर्ड जुपिटर या गुरु होता है, तो इस गुरु को देखेंगे हम।
तीसरी चीज हम देखेंगे कारक, मैरिज का कारक वीनस होता है मेल के केस में, तो इस शुक्र को पोजीशन देखेंगे कुंडली में, और उससे सातवां भाव गिनकर 1 2 3 4 5 6 7 इन सभी को हमें देखना है। तो सातवां भाव देखेंगे सबसे पहले, तो देखेंगे क्या कि इसके अंदर कौन बैठा हुआ है। तो सातवां भाव यह है, इसके अंदर यहां पे मरकरी बैठा हुआ है। मरकरी ये 12 साइन के अंदर नीच का हो जाता है या डेबिलिटेड हो जाता है। तो देखिए एक तो डेबिलिटेड प्लेनेट बैठ गया इसके अंदर। अब हम यहां पर देखेंगे दूसरी चीज, इस पे किन किन ग्रहों की दृष्टि है। तो हम ध्यान से देखें तो इस पे कोई ऐसी खास दृष्टि किसी भी ग्रह की नहीं है। तो किसी की भी दृष्टि ना हो तो वो एस्पेक्ट ना हो तो वो ठीक ठाक माना जाता है, न्यूट्रल हो जाता है भाव। तो इसमें एक तो मरकरी बैठा हुआ है मगर वो डेबिलिटेट बैठा हुआ है, इसलिए इस भाव को थोड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। अब इसके स्वामी को मैं ले जाकर देखता हूं, तो स्वामी यहाँ पर केंद्र में चला गया, वो त्रिकोण में चला गया। त्रिकोण में इसकी पोजीशन अच्छी है स्वामी की, मगर वो 10 राशि के अंदर है, 10 साइन में है। 10 साइन में मकर राशि में ये नीच का हो जाता है, तो ये भी अच्छा नहीं है। देखिए तो इसमें एक नीच का प्लैनेट बैठा हुआ है और ये भी नीच का हो गया, और उसके साथ मार्स मींस मंगल उसको कंजक्ट कर रहा है या युति कर रहा है, वो भी अच्छा नहीं है। तो सातवें भाव का स्वामी अच्छी पोजीशन पर नहीं है। अब आ जाते हैं हम कारक पर। तो कारक है इसका वीनस, शुक्र। तो पहली बात तो वो शत्रु राशि के अंदर चला गया। एक साइन मंगल का होता है, वीनस का शत्रु है मंगल, और वो सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो सूर्य के साथ उसके कंबस्ट या अस्त होने के भी चांसेस हैं। और 8वें भाव में चला गया, छठा, 8वां और 12वां भाव अच्छा भाव नहीं माना जाता। तो जो कारक है उसकी स्थिति भी बहुत बढ़िया नहीं है इस कुंडली के अंदर। कारक से 7वां भाव यदि मैं देखूं यहां पर, तो यहां पर आप देखोगे तो ऐसी कोई इसकी खुद की कारक की दृष्टि पड़ रही है, तो इससे 7वां भाव है तो इसकी दृष्टि तो हमेशा होगी होगी। बाकी इस भाव पे सूर्य की दृष्टि है और किसी की यहाँ पे एस्पेक्ट नजर आ नहीं रहा है, ना ही सैटर्न का है ना ही जुपिटर का है। तो आप इसको एक न्यूट्रल जैसा ही मान सकते हो कि एक तो ये दूसरा भाव है, ये खुद भी मैरिज का भाव होता है। तो इस कुंडली में जब मैं D1 चार्ट देखा तो मैंने देखा कि 7वां भाव भी कुछ खास अच्छा नहीं है। 7वें भाव का जो लॉर्ड है वो भी कुछ खास अच्छी पोजीशन पे नहीं है, डेबिलिटेड भी है, मगर उसकी प्लेसमेंट ठीक है, अच्छा है, त्रिकोण में अच्छा रहता है। कारक भी 8वें भाव में चला गया तो वो भी स्ट्रोंग नहीं है, और कारक से 7वां भाव भी उसको भी सन एस्पेक्ट कर रहा है तो वो भी कोई इतना स्ट्रोंग नहीं है। तो ये D1 चार्ट से बहुत अच्छा प्रोमिस लगता नहीं है। ये कुंडली है नेटिव की 21 अप्रैल 73 की, 1759 का बर्थ है, मुंबई का। अब मैं इसको एनालिसिस करूंगा D9 चार्ट से, और मैं D9 चार्ट के यहाँ पे रूल बताना चाहता हूं आपको। D1 चार्ट में जैसे मैंने बताया ये सारी चीजें देखनी है। D9 चार्ट के रूल है और केवल D9 चार्ट के बेस पे आप प्रॉमिस देख सकते हो मैरिज होगी या नहीं होगी। D1 चार्ट आपको मोटी मोटी बात बताएगा, मगर माइन्यूटली आपको किसी भी कुंडली को एनालाइज करना है। तो देखिए अभी इसमें D1 चार्ट में मैरिज के कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छे नहीं नजर आ रहे, एफ्लिक्टेड है, बहुत मेजर एफ्लिक्शन नहीं है, ध्यान रखना। बहुत ज्यादा मेजर एफ्लिक्शन हो तभी मैरिज नहीं होती नेटिव की। मेजर एफ्लिक्शन का मतलब 7वां भाव मार्स और सैटर्न दोनों एफ्लिक्ट कर रहे हैं, उसके लॉर्ड को भी मार्स और सैटर्न एफ्लिक्ट कर रहे हैं। ये पाप कर्तरी में हो गया, दोनों तरफ अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, 7th लॉर्ड भी पाप कर्तरी में हो गया, तो वो ज्यादा मेजर एफ्लिक्शन होते हैं। इसमें भी एफ्लिक्शन है, इसकी कुंडली में इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है। तो अब हम क्या है, इसको कंफर्म करने के लिए D9 चार्ट में जाएंगे। अब D9 चार्ट के जो मेरे एक कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूं, ये बहुत रिसर्च करके बनाए हुए कॉम्बिनेशन हैं, इन्हें आप नोट कर लें और हमेशा यूज करें प्रॉमिस ऑफ मैरिज देखने के लिए। सबसे हमें देखना होता है लग्न ऑफ D9 हैज बेनिफिक और बेनिफिक एस्पेक्ट हो उस पर। लग्न D9 की लग्न में कोई भी शुभ ग्रह बैठे हो या शुभ ग्रह उसे देख रहे हो, D9 की लग्न की बात कर रहा हूं। दूसरा हमें देखना है सेकंड हाउस एंड 7th हाउस को, इसके बाद हम कंसीडर करेंगे। सेकंड हाउस मतलब दूसरा भाव और 7वें भाव पे बेनिफिक एस्पेक्ट हो या बेनिफिक एसोसिएशन हो, या उनका स्वामी उन्हें एस्पेक्ट कर रहा हो या वहां पर बैठा हो।
तो दूसरे और सातवें भाव के लिए क्या कहा, या तो उन्हें कोई शुभ ग्रह देख रहे हो, या वहां पर शुभ ग्रह बैठे हो, या उनका जो लॉर्ड है, स्वामी जो भी है, सेकंड भाव का स्वामी उसको एस्पेक्ट कर रहा हो, या वहां पर जाकर बैठ गया हो, चाहे वो अशुभ हो तभी भी वो मैरिज के कॉम्बिनेशन को बनाता है। तीसरे कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे इसमें, ये दो कॉम्बिनेशन मैंने बताया आपको, इस कुंडली पर लगा के मैं दिखाऊंगा, इसके बाद आप इन्हें नोट कर लें। इफ और लग्न लग्न सेकंड हाउस सेवेंथ हाउस, ये मेन हाउस है मैरिज के, है मेलिफिक एसोसिएशन, मतलब लग्न का भी अशुभ ग्रहों से एसोसिएशन हो जाए, सेकंड हाउस का भी सेवेंथ हाउस का भी मेलिफिक एसोसिएशन हो जाए, तो मैरिज डिले होगी या नहीं होगी। नवांश चार्ट के अंदर ये नो मैरिज का भी कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखिएगा। नवांश चार्ट के अंदर यदि नवांश चार्ट की लग्न सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस सभी अशुभ ग्रहों के असर में या प्रभाव में आ जाए, तो आपकी या तो डिले तो होगी, और ऐसा भी हो सकता है मैरिज ना हो। तो यदि जिन लोगों की मैरिज नहीं हो रही है या बहुत डिले है, तो वो ये कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। उनकी लग्न का मतलब ये वाला भाव, दूसरा भाव और ये सातवां भाव अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ऐसे नेटिव की मैरिज डिले होगी या डिनाइड भी हो सकती है। अब फर्दर देखिएगा दो कॉम्बिनेशन की मैं यहां पे बात करूंगा। लुक सेवेंथ लॉर्ड एंड लग्न लॉर्ड, आप सातवें भाव के स्वामी और लग्न के स्वामी को देखिए D1 का जो है, मतलब बर्थ चार्ट का सेवेंथ हाउस का स्वामी, बर्थ चार्ट का लग्न का स्वामी को D9 में देखना है आपको। बर्थ चार्ट के सातवें भाव के स्वामी को, ये बर्थ चार्ट है, इसके सातवें भाव का स्वामी जैसे जुपिटर है उसे D9 में देखना है, और इसके लग्न लॉर्ड जैसे 6 साइन लिखा हुआ है, इसका लॉर्ड मरकरी है, उसे भी D9 के अंदर देखना है। और देखना क्या है, ध्यान से समझिए आप, मतलब बर्थ चार्ट के लग्न का लॉर्ड और सातवें भाव के लॉर्ड को आपको D9 चार्ट के अंदर देखना है। इफ दीज लॉर्ड्स आर बैडली प्लेस्ड इन सेकंड, सिक्स्थ, एट्थ और 12th हाउस में, ये यदि D9 चार्ट के दूसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में बैठ जाएं फ्रॉम बर्थ लग्न, अब मैं समझाऊंगा ये थोड़ा कंसेप्ट, सीधा सीधा दूसरा छठा आठवां 12वां भाव नहीं है, फ्रॉम बर्थ लग्न और साइन ऑक्यूपाइड बाय देम इन द बर्थ चार्ट, मतलब वो बर्थ लग्न से, बर्थ लग्न का मतलब इससे इस कुंडली के अंदर दूसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में बैठ जाए तो भी मैरिज लेट होगी या डिनायल ऑफ मैरिज का कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन को मैं यहां पे अभी एक्सप्लेन करूंगा, आप इसे नोट कर लें क्या कॉम्बिनेशन है। इफ दीज लॉर्ड्स आर बैडली प्लेस्ड इन सेकंड, सिक्स्थ, एट्थ और 12th हाउस फ्रॉम बर्थ लग्न और साइन ऑक्यूपाइड बाय देम इन बर्थ चार्ट, मैरिज इज डिनाइड। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं, वेट करना आप। नेक्स्ट वन देखिएगा, एफ्लिक्शन टू वीनस, मतलब वीनस पर, मतलब शुक्र पर अशुभ प्रभाव हो, वो भी मैरिज को रोकता है। यदि शुक्र स्ट्रांग हो और ठीक से हो, यदि D1 और D9 चार्ट में, तो आराम से मैरिज हो जाती है। सभी कॉम्बिनेशन को हम किस तरीके से देखेंगे, आपके सामने ये चार्ट मैंने लगाया हुआ है और इस चार्ट में मैं सभी कॉम्बिनेशन दिखाता हूं आपको। सबसे पहला कॉम्बिनेशन देखता हूं मैं, डिलेड मैरिज और मैरिज का। लग्न ऑफ D9 एज बेनिफिक और बेनिफिक एस्पेक्ट, ये D9 की लग्न है 5, इस पे देखिए शनि बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, राहु केतु एक्सिस पर है, तो इस पे कोई भी बेनिफिक एस्पेक्ट भी नहीं है, कोई भी इसको देख भी नहीं रहा है बेनिफिक, इस पर बिल्कुल अशुभ प्रभाव है। तो पहला जो कॉम्बिनेशन है वो आपका बहुत खराब है इस कुंडली के लिए, और इसकी मैरिज के लिए कॉम्बिनेशन शुभ नहीं है, मगर बाद में और आगे चलते हैं, देखते हैं। सेकंड कॉम्बिनेशन बताया था मैंने, सेकंड सेवेंथ हाउस का कंसिडरेशन करना है, तो ये सेकंड हाउस है और सेवेंथ हाउस है, उनका बेनिफिक एसोसिएशन है क्या, तो सेकंड हाउस को आप ध्यान से देखिए, इसको ये यहां से गुरु देख रहा है 1 2 3 4 5वीं दृष्टि से, तो बेनिफिक एसोसिएशन हो गया, गुरु देख रहा है। सेवेंथ हाउस का बेनिफिक एसोसिएशन नहीं है, क्योंकि इसको शनि भी देख रहा है, यहां से मंगल भी देख रहा है और राहु केतु बैठे हुए हैं, इसलिए सेवेंथ हाउस का बेनिफिक एसोसिएशन नहीं है। अब मगर यहां पे आप ध्यान से देखेंगे, इसको सेवेंथ हाउस को उसका लॉर्ड देख रहा है। देखिए मैंने एक कॉम्बिनेशन क्या लिखा है, इफ लॉर्ड ऑफ हाउस एस्पेक्ट इवन व्हेन इट इज मेलिफिक,
इसलिए ये मैरिज को प्रॉमिस करेगा, ये बता देता हूं मैं इसमें। इस नेटिव का D1 चार्ट भी खराब था, D9 चार्ट में भी जो लग्न है इसकी खराब है, पहला कॉम्बिनेशन खराब जा रहा है, मगर दूसरे कॉम्बिनेशन में इसके सेकंड हाउस को जुपिटर देख रहा है, जुपिटर की दृष्टि अच्छी मानी जाती है, शुभ ग्रह है, इसलिए बेटर प्लेसमेंट है। मगर आप ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने 7वां भाव देखा, उसमें सारी कमियां होते हुए भी इस भाव का लॉर्ड जिस भाव को देख ले वो भाव स्ट्रांग हो जाता है, वो लॉर्ड उसकी रखवाली करता है, उस भाव को खराब नहीं होने देता है। तो शनि इसको देख रहा है, इसलिए इस नेटिव की मैरिज पक्का होगी। तो ये सेकंड कॉम्बिनेशन है, केवल इस शनि के देखते ही मैंने बता दिया ये दूसरे कॉम्बिनेशन से। हालांकि लग्न की स्थिति खराब है, मगर वो 7th लॉर्ड की वजह से भी खराब है, ये इसे देख रहा है, इसलिए ये केवल एक चीज इसकी मैरिज करा देगी। देखिए, डिनायल ऑफ मैरिज बहुत मुश्किल है, मैरिज ज्यादातर लोगों की हो जाती है, बहुत कम परसेंटेज में डिनायल होता है। एक भी यदि कॉम्बिनेशन बेटर बन रहा है, ये जुपिटर सेकंड हाउस को देख रहा है, ये भी मैरिज करा देगा, और ये सैटर्न इसके 7th हाउस को देख रहा है तो भी मैरिज करा देगा। बाकी सब नेगेटिव होते हुए भी केवल ये एक चीज काफी होती है, मगर अभी और देखेंगे हम। थर्ड कॉम्बिनेशन, इफ ऑल लग्न सेकंड हाउस एंड 7th हाउस हैज मेलिफिक एसोसिएशन, मैरिज इज डिलेड और डिनाइड। तो इसकी लग्न तो देखिए मेलिफिक एसोसिएशन है, अशुभ ग्रह बैठे हुए, सेकंड हाउस में मेलिफिक एसोसिएशन नहीं है, और 7th हाउस में मेलिफिक एसोसिएशन है। तो इन तीनों में से ये आपका मेलिफिक एसोसिएशन में नहीं है, ये बेनिफिक एसोसिएशन में है, इसलिए डिनाइड तो हो नहीं सकती। तीनों चीज होती तो मैरिज डिनाइड होती। अब फर्दर कॉम्बिनेशन देखेंगे हम। मैंने लिखा हुआ है लुक 7th लॉर्ड एंड लग्न लॉर्ड ऑफ D1। अब 7th लॉर्ड ध्यान से देखो, यहाँ पे 7th लॉर्ड इसका इस भाव का जो स्वामी है वो जुपिटर है, और लग्न लॉर्ड यहाँ पे मरकरी है। इन दोनों को हम यहाँ पे मार्क करेंगे D9 में। ये कॉम्बिनेशन अब ध्यान से समझना कैसे देखा जाता है। आप किसी भी कुंडली पे लगाएंगे तो मैंने जुपिटर मार्क कर लिया है और मरकरी मार्क कर लिया। इन कॉम्बिनेशन को मैं समझाता हूं कैसे देखेंगे। जुपिटर को हमने देखना है कि इसकी एक्चुअली क्या लिखा है मैंने, इफ दीज लॉर्ड्स आर बैडली प्लेस्ड इन 2, 6, 8, 12 फ्रॉम बर्थ लग्न। अब देखिए बर्थ लग्न क्या है, इसकी 6 है, तो यहां से 6 से इन्हें काउंट करो आप। बर्थ लग्न 6 से इससे काउंट करो। इससे वैसे हम राशि तुल्य नवांश भी बोलते हैं, वो हम लेटर ऑन बात करेंगे। राशि तुल्य नवांश यदि किसी को सीखना है तो उसका वीडियो मेरी बेसिक एस्ट्रोलॉजी में अवेलेबल है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो देखिए 6 से मरकरी आपका सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, इसमें सेकंड में नहीं होना चाहिए था मगर है ये प्लेस्ड। और जुपिटर देखते हैं कहां प्लेस्ड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9th हाउस में प्लेस्ड है। इसका बहुत एक्सीलेंट प्लेसमेंट हो गया फ्रॉम बर्थ लग्न। 5वां और 9वां भाव सबसे स्ट्रॉन्ग भाव माने जाते हैं। तो बर्थ लगने से ये इसका जो 7th लॉर्ड है वो उसका बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो गया 9th हाउस में, मगर लग्न लॉर्ड का प्लेसमेंट सेकंड हाउस में है। मगर क्योंकि बर्थ लगने से 7th लॉर्ड भी अच्छी प्लेस हो गया, तो ये ना ही तो मैरिज को डिनाई करेगा और ना ही मैरिज को डिले होने देगा। दूसरा चीज और क्या देखना है, बर्थ लगने से हमने देखा, और साइन ऑक्यूपाइड बाई देम। अब साइन ऑक्यूपाइड बाई देम को ध्यान से समझिए। जैसे जुपिटर यहां पे साइन ऑक्यूपाई कर रहा है 10 साइन में, और यहां पे वो उससे कितनी दूर चला गया 10 साइन से। आप देखो 10 साइन से हम देखेंगे तो इसको काउंट करेंगे 10 साइन से। यहां पे साइन D1 में जुपिटर 10 साइन ऑक्यूपाई कर रहा है, तो यहां पे कौन सा ऑक्यूपाई कर रहा है वहां से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5। ये देखिए फिर त्रिकोण में आ गया। 5वें और 9वें भाव को त्रिकोण में बोलते हैं। तो ये आपके इसमें जो साइन ऑक्यूपाई किया है उससे त्रिकोण भाव में चला गया इसका 7th लॉर्ड, तो फिर इसका प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग हो गया जुपिटर का। अब मरकरी को भी देख लेते हैं जो आपका इसका लग्न लॉर्ड है। तो ये बर्थ चार्ट में मरकरी 12 साइन में है और यहां पे 7वें भाव में है। तो 12 साइन से आप इसे गिनोगे तो 7 ही आएगा, और 7वां भाव ठीक माना जाता है। केवल आपको दूसरा, छठा, 8वां और 12वां भाव सही नहीं माना जाता। तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में ये दोनों बिल्कुल हिट है, आपकी मैरिज कराने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। फर्दर अब हम देखते हैं, इसमें लास्ट लिखा था एफ्लिक्शन टू वीनस। इसके अंदर हम देखते हैं तो वीनस ये एफ्लिक्टेड ही है, वन काइंड ऑफ। इसका प्लेसमेंट भी सही नहीं है। यहां पे देखते हैं तो यहां पे इसको कोई भी अशुभ ग्रह देख नहीं रहा है, इसको केवल मून देख रहा है। तो मून को हम यहाँ पे अशुभ नहीं लेंगे। इस कुंडली में मून की जो पोजीशन है, शुभ और अशुभ कैसे लेते हैं आप देख सकते हो। मून इस कुंडली के लिए शुभ है,
तो शुभ ग्रह वीनस को देख रहे हैं और वीनस मून के ही साइन में है और मून इसको एस्पेक्ट कर रहा है डायरेक्टली। म्यूचुअल एस्पेक्ट हो गया वीनस और मून के बीच में, दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो वीनस की पोजीशन D9 चार्ट में उतनी खराब नहीं है। हम D9 चार्ट में आप अवॉइड करिएगा, हाउसेस मत देखिए, ऑलवेज राशि देखिए जिसमें क्या है। तो वीनस आपका मून की राशि में यहां पर चला गया है, तो उतना इसका बुरा प्लेसमेंट नहीं है। तो ओवरऑल हम इसमें क्या कंक्लूड करेंगे, आपको देखिए इसमें काफी मैंने इंटेंशनली ये चार्ट लिया है जिसमें कि D1 चार्ट को देख के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इसकी तो मैरिज नहीं होनी चाहिए या बहुत डिफिकल्टी से होगी, नहीं होनी चाहिए क्या कॉम्बिनेशन, तो कई सारे नेगेटिव आ जाए कि 7वां भाव पाप कर्तरी में हो जाए, शनि और मंगल दोनों की दृष्टि हो जाए, तो इन उस केस में ही हम डिनाई करेंगे, अदरवाइज हम मैरिज को डिनाई जल्दी से नहीं करेंगे। अब इस नेटिव की मैरिज हो गई थी, देखिए 1995 को टाइमली मैरिज हो गई थी, क्योंकि इसकी कुंडली में D9 चार्ट में मैंने जैसे अभी आपको बताया काफी सारे कॉम्बिनेशन हैं। तो जब भी आप मैरिज से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी करें, प्रॉमिस से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी करें, तो एकदम से कंक्लूजन ड्रॉ ना कर लें, क्योंकि इस कुंडली को मैं ज्यादातर लोगों को दूंगा तो वो बहुत जल्दी कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और कहेंगे तो या तो मैरिज नहीं होगी या डिलेड मैरिज होगी। मगर मैंने आपको देखिए इतने सारे कॉम्बिनेशन समझाए, ये बहुत ज्यादा रिसर्च के साथ बनाए हुए कॉम्बिनेशन हैं। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें सभी कुंडलियों में लगाएं तो आपको पता चल जाएगा, आप खुद देखना सीख जाओगे। बड़ा आसान तरीका है इसे देखने का। मैंने बिल्कुल फॉर्मूले यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं और उन्हीं फॉर्मूलों के हिसाब से आपको ये मैंने कुंडली एनालाइज करके बताई हुई है। इस नेटिव की मैरिज हो गई थी 1995 को। मेरा अभी आपने एक वीडियो देखा होगा कि 10 सेकंड में आप देखें कब मैरिज होगी। दारा कारक पे जब भी सैटर्न का एस्पेक्ट होता है तब मैरिज होती है। इस नेटिव का दारा कारक है सन, सूर्य, और उस टाइम जब इसकी मैरिज हुई थी तो सैटर्न आपके 11 साइन में ट्रांजिट कर रहा था, अभी भी 11 साइन में कर रहा है, उस टाइम भी 1995 में भी 11 साइन में कर रहा था। तो देखिए वहां से ये दारा कारक को एस्पेक्ट कर रहा है, तो मेरा फॉर्मूला यहां पर फिट होता है जो मैंने आपको बताया था। अब मैं एक और केस यहां पे लूंगा आज की क्लास के अंदर, केवल 2 केसेस में आपको एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। अर्ली मैरिज कॉम्बिनेशंस की हम बात करेंगे। अर्ली मैरिज कॉम्बिनेशंस क्या क्या होते हैं, जल्दी से मैरिज होगी किसी भी नेटिव की, तो इसी नेटिव की अर्ली मैरिज कॉम्बिनेशन में इसी की बात करूंगा, इसी कुंडली में। तो अर्ली मैरिज कॉम्बिनेशंस में बता देता हूं पहले होते क्या है। पहले तो हमको क्या करना है, नवांश चार्ट लेना है, D9 चार्ट, प्रॉमिस ऑफ मैरिज शुड बी देयर। अर्ली मैरिज तो तभी होगी ना जब उसका D9 चार्ट के अंदर प्रॉमिस हो। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे D9 चार्ट में इस नेटिव का D9 चार्ट आपको बताया था, उसमें प्रॉमिस हमने देख लिया। तो सबसे पहले मैरिज जब भी देखनी हो, अर्ली या टाइमिंग या डिले जो भी है, तो सबसे पहले प्रॉमिस चेक करना है। तो प्रॉमिस होगा तभी तो मैरिज होगी। तो अर्ली मैरिज के लिए सबसे पहले हमें D9 चार्ट के अंदर प्रॉमिस देख लेना है। अब मैं आपको बिल्कुल ही अलग फॉर्मूला बता रहा हूं जो आपको शायद ही किसी ने बताया हो अर्ली मैरिज का, और ये बहुत आसान तरीका है किस नेटिव की अर्ली मैरिज होगी। और इसके लिए मैं त्रिशांश या त्रिशमांशा चार्ट, D30 चार्ट यूज करूंगा। जनरली लोग D9 पर रुक जाते हैं, मगर अर्ली मैरिज देखने के लिए मैं यूज करूंगा त्रिशांश या D30 चार्ट। अब D30 चार्ट में आपको क्या देखना है, तो अर्ली मैरिज के लिए जब हमें देखना है ओवरऑल, पहले हम नवांश चार्ट के अंदर मैरिज का प्रॉमिस देखेंगे। बर्थ चार्ट में भी आप देख सकते हो, बाकी मैं नवांश चार्ट पे ज्यादा रिलाई करता हूं और नवांश चार्ट ही मैरिज के लिए हमें देखना चाहिए, वो बर्थ चार्ट के इक्विवेलेंट होता है मैरिज के लिए। तो पहले मैंने प्रॉमिस देखा और कुछ एक कॉम्बिनेशंस ऐसे मिल रहे हैं जिनसे पता चल रहा है कि नेटिव की मैरिज हो जाएगी, डिनाइल नहीं होना चाहिए बस। अब हमें क्या करना है, D30 चार्ट देखना है। D30 में यदि बेनिफिक एसोसिएशन हो विद द लग्न ऑफ D30, मतलब D30 चार्ट की लग्न देखेंगे, उसके साथ शुभ ग्रहों का किसी भी तरीके का एसोसिएशन हो, बाई PAC, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट या कंजंक्शन। D30 का जो भी है आपका D30 चार्ट का बेनिफिक एसोसिएशन हो विद द लग्न ऑफ D30, अर्ली मैरिज को प्रॉमिस करेगा। मतलब लग्न के अंदर बेनिफिक बैठे हो, लग्न को बेनिफिक एस्पेक्ट कर रहे हो, तो वो अर्ली D30 की लग्न से हमें पता चल जाएगा कि इसकी अर्ली मैरिज होगी, यदि D9 चार्ट में मैरिज का प्रॉमिस है। दूसरा,
व्हेन ए बेनिफिक प्लेनेट हु इज एसोसिएटेड विद लग्न ऑफ D1, कोई भी बेनिफिक प्लेनेट जो D1 की लग्न से किसी भी तरीके से एसोसिएटेड है। लग्न से एसोसिएशन के दो ही तरीके होते हैं, एस्पेक्ट या प्लेसमेंट, क्योंकि लग्न कोई प्लेनेट तो है नहीं, वहां पे युति या कंजंक्शन तो हो नहीं सकता। सो व्हेन ए बेनिफिक प्लेनेट हु इज एसोसिएटेड विद द लग्न ऑफ D1 एंड अगेन एसोसिएटेड विद द लग्न ऑफ D30 इज श्योर इंडिकेशन ऑफ अर्ली मैरिज। तो कोई भी बेनिफिक प्लेनेट आपके शुक्र और गुरु होते हैं, और चंद्रमा और बुध कंडीशनल बेनिफिक होते हैं, बेनिफिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो यदि D1 चार्ट की लग्न से जो भी बेनिफिक प्लेनेट एसोसिएटेड है, यदि वही बेनिफिक प्लेनेट आपके D30 की लग्न से भी किसी भी तरीके से एसोसिएट हो जाए तो उसकी अर्ली मैरिज होना श्योर शॉट है, पक्का ही ऐसे नेटिव की अर्ली मैरिज होगी। ये नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है। अगला कॉम्बिनेशन यहां पे है एफ्लिक्शन टू D30 लग्न कॉज डिले इन मैरिज। जो D30 की लग्न है वो एफ्लिक्ट हो, एफ्लिक्ट का मतलब वहां पर अशुभ ग्रह बैठे हो या अशुभ ग्रह उसे एस्पेक्ट कर रहे हो, तो वो डिले इन मैरिज माना जाता है, मतलब उस ऐसे नेटिव की मैरिज में डिले होगा। नेक्स्ट है मोर एफ्लिक्शन गिव्स मोर डिले। जितने ज्यादा एफ्लिक्शन होंगे इसके लग्न को, तो देखिए कुछ नहीं देखना, D30 चार्ट की केवल लग्न देख रहा हूं। D30 चार्ट में पहले क्या कहा मैंने, लग्न आपका एसोसिएशन होना चाहिए बेनिफिक का, अर्ली मैरिज हो जाएगी। जो बेनिफिक का एसोसिएशन D1 की लग्न से है, जो प्लेनेट का एसोसिएशन है बेनिफिक का, उसी का यदि D30 की लग्न से हो जाए तभी भी अर्ली मैरिज हो जाएगी। यदि मेलिफिक का एसोसिएशन हो जाए D30 की लग्न से तो डिलेड मैरिज होगी। इसी तरीके से जितने ज्यादा एफ्लिक्शन होंगे उतना मैरिज डिले होती जाएगी या डिनाइल भी हो जाएगी एट लास्ट। तो इस नेटिव का हम D30 चार्ट देखेंगे। D30 चार्ट में आप देखिए पहला कॉम्बिनेशन हमने देखा, नाउ लुक एट D30 बेनिफिक एसोसिएशन है क्या इसकी लग्न से। तो आप ध्यान से देखिए, ये यहां पे जुपिटर बैठा हुआ है और जुपिटर इसको लग्न को 9th दृष्टि से एस्पेक्ट से देख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक कॉम्बिनेशन काफी है बताने के लिए कि इसकी अर्ली मैरिज होगी। यहां पे मैंने कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, यदि D30 चार्ट की लग्न बेनिफिक से एसोसिएटेड हो जाए तो ऐसे नेटिव की अर्ली मैरिज होगी। किसी भी मेलिफिक से एसोसिएटेड है नहीं, कोई भी इसको अशुभ ग्रह यहां पे देख ही नहीं रहा है। अशुभ ग्रह जनरली देखते हैं आपके मार्स और सैटर्न, वो यहां पे बैठे हुए हैं, तो इसकी लग्न को देख नहीं रहे हैं। तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लग्न ऑफ D30 चार्ट हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी नेटिव की मैरिज अर्ली होगी या डिले होगी। इसमें केवल पहला ही कॉम्बिनेशन लग रहा है, बाकी तीनों कॉम्बिनेशन ना ही तो पॉजिटिव लग रहे हैं ना ही नेगेटिव लग रहे हैं। D1 चार्ट की लग्न को जो प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है मरकरी, तो मरकरी यहां पे इससे तो एस्पेक्ट कर नहीं रहा D30 चार्ट की लग्न को, तो वो कॉम्बिनेशन नहीं लगा, कोई बात नहीं, ये एक लग गया, दिस इज ए प्लस कॉम्बिनेशन। ये लगा नहीं, कोई बात नहीं है। तो ये भी नहीं लगा एफ्लिक्शन टू D30 लग्न कॉज डिले, तो ये एफ्लिक्टेड भी नहीं है, इसको कोई अशुभ ग्रह भी नहीं देख रहे हैं, तो ये भी नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं लगा। मोर एफ्लिक्शन मतलब कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है। मैंने टोटल आपको 4 कॉम्बिनेशन बताए हैं, 4 में से पहला आपका लग रहा है पॉजिटिव वाला, इसका मतलब अर्ली मैरिज इस नेटिव की हो जाएगी। यदि एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता तो हम कहते हैं कि नॉर्मल टाइम पर मैरिज होगी, मगर कई सारे नेगेटिव हो जाते हैं, सारे के सारे कॉम्बिनेशन नेगेटिव लग जाते हैं, तो हम कहते थे कि इस नेटिव की मैरिज होने में डिफिकल्टी होगी। तो आज की क्लास में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं, एक तो प्रॉमिस ऑफ मैरिज और अर्ली मैरिज। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी डिटेल बातें आने वाली हैं धीरे धीरे। मैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की पूरी सीरीज लेकर आऊंगा, जिसके अंदर आप 2 मंथ्स के अंदर जेमिनी में प्रेडिक्शन देना शुरू कर देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। एंड तक आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।